हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विश्व के भूगोल के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के तीनों भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वायुमंडलीय दाब, गतियां एवं पौने। इस पार्ट का हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग पहले उसे जाके देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, तो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय त्रिकोशीय परिसंचरण। आप लोग इस डायग्राम में इसे देख सकते हैं। नोट में हम पढ़ते हैं, धरातलीय सतह पर हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, जबकि उत्तरी वायुमंडल से हवाएं सतहीय हवाओं की दिशा के विपरीत प्रवाहित होता है, जिसके कारण कोशिका परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। इस संचरण द्वारा प्रत्येक देशांतर पर 3 परिसंचरण कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें हमारा पहला है हैंडली कोशिका या उष्ण कटिबंधीय कोशिका। भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्य तप की प्राप्ति के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। क्षोभ सीमा के पास पहुंचने पर ये हवाएं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। व्यापारिक पवने विषुवत रेखा पर अभिसरित होता है तथा ऊपरी वायुमंडल में प्रतिव्यापारिक पवने प्रवाहित होती है तथा 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर नीचे अवरोहण होता है तथा पुनः सतह पर भूमध्य रेखा की तरह प्रवाहित होता है। यह एक ताप जनित कोशिका है। दूसरा है हमारा फेरल कोशिका या ध्रुवीय वेताग्र कोशिका। ध्रुवीय वेताग्र तथा उपोष्ण उच्च वायुदाब से धरातल पर पछुआ पवनों के रूप में शीतोष्ण एलपी की ओर हवाएं प्रवाहित होकर होती है। 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश पर सतही हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु का आरोहण होता है तथा क्षोभ सीमा पर पहुंचने के पश्चात विपरीत दिशा में अपसरित होती है तथा यह पवन अस्व अक्षांश पर आरोहण होता है तथा पुनः पछुआ पवन के रूप में चलती है। तीसरा है हमारा ध्रुवीय कोशिका। 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्ध में यह वायुमंडलीय संचरण पाया जाता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से ठंडी पूर्वी ध्रुवीय हवाओं के रूप में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में हवाएं धरातल पर प्रवाहित होता है तथा 60 डिग्री से 65 डिग्री पर हवाएं ऊपर अवरोहित होती है तथा ऊपरी क्षोभ सीमा में पहुंचकर ध्रुवों की ओर मुड़कर ध्रुवों पर अवरोहित होता है। इससे बने शेल को ध्रुवीय शेल कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम या जेट वायुधाराएं के बारे में। इसका परिचय है, क्षोभ सीमा के पास पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर विसर्पी रूप से प्रवाहित होने वाला परिध्रुवीय पवन धारा होती है। इसकी विशेषताएं हैं, रसबी तरंग के रूप में प्रवाह, गति 480 किलोमीटर पर आवर अधिकतम, शीतकाल में अधिक प्रबल होता है। इसका संचरण दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री से अक्षांश से ध्रुवी के मध्य होता है। ग्रीष्म ऋतु में विस्तार कम तथा शीत ऋतु में विस्तार अधिकतम होती है। इसके प्रकार 4 प्रकार के हैं। यह पहला हमारा ध्रुवीय जेट वायुधारा है, दूसरा हमारा ध्रुवीय वेताग्र जेट स्ट्रीम, तीसरा हमारा है उष्ण कटिबंधीय पूर्वीय जेट, चौथा हमारा है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट। इसका महत्व है, स्थानीय मौसम में प्रभाव, दक्षिण एशिया मानसून पर प्रभाव, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में, बाढ़ एवं सूखे में, प्रदूषक का मिश्रण क्षोभ मंडल से समताप मंडल में। हम पहला पढ़ते हैं ध्रुवीय जेट वायुधाराएं के बारे में। यह 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांशों से ध्रुव की ओर क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर होता है और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर होता है। दूसरा है हमारा उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट। यह केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। ग्रीष्मकाल में भारत और अफ्रीका के ऊपर चलती है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत के पठार के उष्मन से हुआ है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक कारक ये भी है। तीसरा है हमारा ध्रुवीय वेताग्र जेट स्ट्रीम। इसकी उत्पत्ति 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर है। इसका दिशा प्रवाह है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर होता है। यह अधिक अनियमित होती है। इसकी गति 150 से 300 किलोमीटर पर आवर होती है। चौथा है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट। यह धाराएं 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य ऊपरी संचालित होती है। इसकी गति 340 से 385 किलोमीटर पर आवर होती है। इसकी उत्पत्ति विषुवतीय रेखा क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठती हुई हवाओं का क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तरी पूर्वी प्रवाह होता है। भारत में शीतकाल में दिसंबर से फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ इसी के कारण आता है। अब हम पढ़ेंगे वायुराशियां
वताग्र, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात के बारे में। वायु राशियां, वायुमंडलीय हवा की विशाल राशि या पुंज जिसके भौतिक एवं गुण विशेषकर तापमान तथा आर्द्रता क्षैतिज दिशा में एक समान होते हैं। वताग्र दो विभिन्न स्वभाव वाली वायुराशियां तापमान, गति, दिशा, आर्द्रता, घनत्व आदि के संदर्भ में के मिलने से निर्मित ढलुआ सतह को वताग्र कहते हैं। जब विपरीत तापमान वाली दो वायुराशियां आमने सामने मिलती है तो अभिसरण के माध्यम से विस्तृत संक्रमणीय प्रदेशों को वताग्र प्रदेश कहते हैं। हमारा दो तरह के है वताग्र, वताग्र जनन और वताग्र क्षय। वताग्र जनन के बारे में पढ़ते हैं। यह वताग्र बनने की प्रक्रिया है। वायु राशि का अभिसरण को वताग्र जनन में सहायक होता है। वताग्र क्षय, यह वताग्र नष्ट होने की प्रक्रिया है। वायु राशि का अपसरण वताग्र जनन में बाधक होता है। नोट में हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखा पर वताग्र का ढाल लगभग शून्य तथा ध्रुवों की ओर वताग्र का ढाल बढ़ जाता है। अब हम पढ़ते हैं वताग्रों के प्रकार के बारे में। विभिन्न विशेषताओं के आधार पर 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। उष्ण वताग्र, अभिष्ट वताग्र, स्थानीय वताग्र और शीत वताग्र। अब हम पढ़ेंगे उष्ण वताग्र के बारे में। जब गर्म या हल्की वायु राशियां ठंडी वायु राशियों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ती है तो उष्ण वताग्र का ढाल हल्का होने से वर्षा धीमा तथा लंबे समय तक होता है। शीत वताग्र, जब शीतल या भारी वायु राशियां आक्रमण रूप से उष्ण वायु राशियों के ऊपर धकेलती है तो शीत वताग्र का ढाल अधिक होता है। इसमें थोड़े समय के लिए गरज के साथ तीव्र वर्षा होती है। अवशिष्ट वताग्र, इसमें शीत वताग्र तथा उष्ण वताग्र आपस में मिल जाते हैं तथा गर्म वायु राशियों का धरातल से संपर्क खत्म हो जाता है। स्थानीय वताग्र, जब दो वायु राशि एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है तो इस स्थानीय वताग्र कहते हैं। ऐसे वताग्र में ना तो बादल बनते और ना ही वर्षा होती है। इसमें वायु का आरोहण बंद हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे वायुदाब के प्रकार के बारे में। इसमें उच्च वायुदाब प्रणाली जिसे हम एचपी बोलते हैं, निम्न वायुदाब प्रणाली जिसे हम एलपी बोलते हैं। एचपी, केंद्र में एचपी का परिधित्य क्षेत्र में क्रमशः एलपी होता है। वायु प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर चक्र वायु प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर प्रतिचक्रवाती दशाएं हैं। हवाओं का अपसरण होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब हम पढ़ते हैं एलपी के बारे में। चक्रवात तथा अवदाब की स्थिति होती है। केंद्र में एलपी तथा परिधि में क्रमशः एचपी पाया जाता है। हवाएं परिधि से केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। दिशा प्रवाह होता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। अब हम पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। इसका परिचय है। चक्रवात एक निम्न दाब एलपी के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर केंद्र विमुखी समदाब रेखाएं फैली होती हैं। केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है अतः हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चक्रीय गति से चलती है। इसकी विशेषता है इसका दिशा उत्तरी गोलार्ध में यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत होती है और दक्षिण गोलार्ध में हमारी ये क्लॉकवाइज होता है यानी घड़ी की सुई की दिशा में होता है। चक्रवात का आकार प्राय गोलाकार, अंडाकार तथा भी आकार में होता है। चक्रवात को वायुमंडलीय विक्षोभ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसका प्रकार है अवस्थित के आधार पर 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं। पहला हमारा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पहला हमारा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसकी उत्पत्ति यह चक्रवात दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांश के मध्य होती है। दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा गर्म वायु राशियों के मिलने से वताग्र का निर्माण होता है। इनकी दिशा प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होती है। यह चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में उत्पन्न तथा दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता के कारण वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। यह चक्रवात मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित होती है। यह चक्रवात अंडाकार, गोलाकार तथा भी आकार के होते हैं। यह भारत को पश्चिमी विक्षोभ के रूप में प्रभावित करता है। इनके आगमन की सूचना पश्चात या पश्चात स्तरीय मेघों के कारण सूर्य के चारों ओर बने प्रभाव मंडल से प्राप्त होती है। शीतोष्ण चक्रवात के बनने की 6 अवस्थाएं होती हैं। दूसरा हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसका विस्तार ये 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होते हैं। नोट है विषुवत रेखा के 0 डिग्री 5 डिग्री से उत्तरी एवं दक्षिण गोलार्ध के मध्य कोरियोलिस बल के अभाव के कारण यहाँ चक्रवात का प्राय अभाव रहता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु के संचरण की दिशा जिसमें हमारा है उत्तरी गोलार्ध में वामावार्त होता है यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणवार्त में हमारा दक्षिणवार्त होता है यानी क्लॉकवाइज होता है। यह चक्रवात महासागरीय क्षेत्र में सक्रिय होते हैं परंतु स्थल पर पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं। यह चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है।
व्यापारिक पवनों की पेटियों का अधिक प्रभाव होने के कारण सामान्य इनकी गति की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, जिससे वर्षा नहीं होती है। इस चक्रवात की आंख भी कहा जाता है इसे चक्रवात की आंख भी कहा जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक दिशाएं के बारे में। इसमें हमारा गर्म तथा आर्द्र वायु का लगातार अवरोहण, जिससे चक्रवात को ऊर्जा के रूप में संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त हो सके। बृहद समुद्री सतह तथा समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस प्लस होना चाहिए, जिससे वायु का अवरोहण तथा वाष्पन हो सके। कोरियालिस बल की उपस्थिति अनिवार्य है इसमें वायु की चक्रीय ये गति के लिए। ये चक्रवात के ऊपरी वायुमंडल में परत में प्रति चक्रवातीय दशाएं होनी चाहिए। नोट में हम पढ़ते हैं शीतोष्ण चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। शीतोष्ण चक्रवात में होने वाली वर्षा को वताग्रीय वर्षा कहते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी होता है। अब हम पढ़ेंगे चक्रवात के विभिन्न नाम के बारे में, जिसमें हमारा विभिन्न नाम है और संबंधित क्षेत्र है। पहला हमारा चक्रवात हिंद महासागर, हरिकेन, कैरिबियन द्वीप समूह, टाइफून दक्षिण चीन सागर, बिली विलीज ऑस्ट्रेलिया और टॉर्नेडो ये तटीय अमेरिका। हम पढ़ते हैं प्रति चक्रवात के बारे में। चक्रवात के विपरीत दशाओं एवं विशेषताएं वाले वायु परिसंचरण तंत्र को प्रति चक्रवात कहते हैं। इसमें केंद्र में एसपी तथा परिधि की ओर क्रमशः एलपी पाया जाता है। इससे हवा केंद्र से बाहर की ओर अपसरित होता है। भूमध्य रेखा पर इसका अभाव देखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे प्रति चक्रवात की विशेषता। इसके केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे अवरोहण उतरती है, फलस्वरूप मौसम साफ तथा वर्षा की संभावना नहीं होती है। यह वताग्र का निर्माण नहीं करते हैं। इनका आकार चक्रवात की अपेक्षा बड़ा होता है। चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप। इसमें दबाव प्रणाली है, इसमें केंद्र में दाब की दशा और पवनों की दिशा का प्रारूप हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। चक्रवात हमारा निम्न वायु दाब होता है इसमें, या एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारे उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में ये हमारा क्लॉकवाइज होता है। प्रति चक्रवात ये उच्च वायु दाब का होता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज यानी दक्षिणम वार्त होता है, और दक्षिण गोलार्ध में ये वामार्त होता है यानी एंटी क्लॉकवाइज में होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन के दिशा निर्देशक अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के देश चक्रवात के नाम देते हैं। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सहित 13 सदस्य देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम तय करते हैं। 1979 से पहले चक्रवात के नाम सिर्फ महिलाओं के नाम पर, परंतु इसके बाद पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के नाम पर रखा जाता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कैरिबियन सागर में उठते हैं। इसकी तीव्रता को मापने में हेतु फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए साफिर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।